Assalamu alaikum. Today we are going to solve the objective part for midterm exams of stats 301. सो इस वक्त हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव की फ़ाइल है क्विज़ेज़ की वो वीयू टॉपर की है और इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो एमसीक्यूज़ हैं और बेसिकली पेपर में जो है यहाँ से मोस्टली 80 to 90% जो है वो एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़। अच्छा, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ जो है अगर हमने उनको कैलकुलेट करना हो या फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करना है कि हमने फ्रीक्वेंसीज़ को टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज से जो है वो डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 0.9। देन अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास दो इवेंट्स दिए हुए हैं ए और बी और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपको बताई हुई हैं 0.4 और 0.5। ठीक है, अब देखें जो ए यूनियन बी है, मतलब इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली वही बन रहा है ना, जो इन दोनों के इवेंट्स को अगर हम सम करें 0.4 और 0.5 का सम जो है वो एग्जैक्टली 0.9 के इक्वली बनता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई केस आपके पास आए तो आपने गिवन चॉइसेस में से किसको सिलेक्ट करना है कि ये जो दो आपके पास इवेंट्स दिए हुए हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं कि वो इवेंट्स जिनके अक्कर होने का चांस जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे अगर हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो जितना चांस है कि हेड आएगा हमारे पास कॉइन टॉस करने की वजह से, उतना ही चांस है कि टेल भी आ सकता है। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है विच वन इज़ अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ कार। अब यहाँ पे मीन मोड ऑप्शंस हैं, तो मीन इसमें अप्रोप्रिएट यानी कि बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और अगर फर्दर इसमें चॉइसेस होती हैं कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, तो फिर आपने एवरेज स्पीड ऑफ कार के लिए किसको टिक करना था? हार्मोनिक मीन को। ठीक है, चाहे एवरेज स्पीड, एवरेज रेट, एवरेज प्राइस, जब भी कुछ एवरेज फाइंड करना होगा ना और आपसे पूछा जाए कि बेस्ट मेथड कौन सा है तो आपने हार्मोनिक मीन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास चॉइसेस में तो मीन और मोड है, तो अब इसमें मोड तो कैंसिल हो गया, है मीन। अगर इसमें ही फर्दर चॉइस होती तो आपने हार्मोनिक मीन को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट है द डैश इज़ ऑफन द प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ़ द डेटा आर स्वेयरली स्क्यूड, कि अगर डेटा में बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्यूनेस है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है, डेविएशन है, तो हम क्या करेंगे कि मीडियन को यूज़ करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे। अच्छा, अब मीडियन कब यूज़ होगा? जब हमारे पास डेटा में बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो वैल्यूज़ जो हैं वो मीन से हट के, नॉर्मल से हट के आ रही होंगी, तो हम मीडियन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात हुई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो ये बेसिकली जो है वो 5 हैं। अरिथमेटिक मीन होता है आपके पास, उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, ये तीन हो गए मीन्स, और एक मीडियन है और एक मोड, तो 5 मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। और अगर तो आपका डेटा जो है वो सिवियरली स्क्यूड है, उसमें बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस है, तो आपने मीडियन को यूज़ करना है मतलब अपनी सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हो गया इन मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट रिमेंस। अच्छा, अब रिलेटिव डिस्पर्शन में यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं या अनडिफरेंट। वैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा अनक्लियर सा क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंट है इसका, लेकिन आप यहाँ पे मेन ये देखें कि रिलेटिव मेजरमेंट और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा ना उसके यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, और जो रिलेटिव यूनिट्स ऑफ डिस्पर्शन है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, वो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो बस आपने यहाँ पे ये माइंड में रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ डैश टू एसिमेट्रिक टू डैश। अब एसिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस या एसिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। अब फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो एसिमेट्रिक होता है किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे ये देखें कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो आपने एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम प्लॉट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो डिपेंडेंट होता है वो वाई होता है, और वो हम हॉरिजॉन्टली जो है वो एक्स एक्सिस को करते हैं प्लॉट, और वर्टिकली वाई को। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं, तो हमने कहा कि ये होता है एसिमेट्रिक किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा, अब नेक्स्ट है पैरामीटर इज़ अ डैश क्वांटिटी। अब पैरामीटर कांस्टेंट क्वांटिटी है या वेरिएबल? अब यहाँ पे देखें कि क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेसिकली होती ही 3 टाइप्स की हैं ओवरऑल। एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी, और एक होती है पैरामीटर खुद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर को कांस्टेंट क्वांटिटी हम क्यों कंसीडर करते हैं?
कांस्टेंट क्वांटिटी वो होती है जो किसी गिवन सिचुएशन में, हर गिवन सिचुएशन में सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो वो है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्वांटिटी वो है जो हर सिचुएशन में चेंज होती रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम और सिचुएशन चेंज होती रहे वेरिएबल भी चेंज होता रहेगा। लेकिन पैरामीटर क्या है कि अगर एक सिचुएशन है उसमें उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे ही आपने कोई सिचुएशन चेंज की, फॉर एग्जांपल प्रेशर वॉल्यूम की बात कर लें, तो जैसे ही आपने सिचुएशन चेंज की तो वो पैरामीटर की वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक सिचुएशन में उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, अगर आप सिचुएशन चेंज कर रहे हैं तो फिर अगली सिचुएशन में पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर वो उस पूरी सिचुएशन के लिए कांस्टेंट रहेगी। फिर आपने सिचुएशन चेंज की तो पैरामीटर की कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगली पूरे मतलब उसके लिए सिचुएशन के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए ओवरऑल अगर हम से पूछा जाए कि पैरामीटर जो है उसकी नेचर क्या है उस क्वांटिटी की, तो वो कांस्टेंट नेचर है, क्योंकि वो किसी गिवन सिचुएशन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, व्हाट डज द सेट कंप्राइजिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ नॉन एज सैम्पल स्पेस। अब कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना है, उसके जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। हिस्टोग्राम इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज बेसिस आर मार्क्ड ऑफ बाय। अब जो हिस्टोग्राम होता है उसमें बेसिस जो हैं वो लोअर क्लास बाउंड्री से जो है वो हम मार्क करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसमें हम जो क्लास मार्क्स होते हैं, मतलब उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनसे मार्क करते हैं। नेक्स्ट है द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे। अब ऑर्डर्ड एरे जो है हम उसमें डेटा को, जो गिवन डेटा है आपके पास, उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग वे में भी, ठीक है। तो जो उसकी मिडल वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे कि ये मीडियन है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इफ़ मीन इज़ इक्वल टू 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू 5, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यहाँ पे जो है इसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 डिवाइडेड बाई 25, 1/5 आंसर आ जाएगा, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कनेक्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम बाय अ सीरीज ऑफ लाइंस दैट ऑल्सो टचेज द एक्स एक्सिस फ्रॉम बोथ एंड्स, यू विल गेट। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे इसका ऑप्शन जो है मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लग रहा है, और यहाँ पे मार्क जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व हुआ है। इसमें अगर आपको कंफर्म हो कुछ तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। अब बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे है कि अगर तो कोई हम कर्व जो है वो पूरा मतलब ड्रॉ कर रहे हैं, कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और वो दोनों साइड से एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर है, तो वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। और अगर उन्होंने मेंशन किया होता कि इसी का पॉलीगॉन को, इसी शेप को हमने स्मूथ किया हुआ है, तो फिर जो स्मूदन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बी लग रहा है। एनीवेज, अब नेक्स्ट है आपके पास द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए गिवन बी, अब इसका क्या फॉर्मूला है आपके पास। अब इसका फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ये जो एन है ना, स्मॉल एन, ये इंटरसेक्शन का बेसिकली साइन है, इनकी सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा है। अच्छा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला, ये बात माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ पे होता ना बी गिवन ए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह ए होता, ठीक है। अगर यहाँ पे सी गिवन डी होता तो यहाँ पे डी होता, अगर यहाँ डी गिवन सी होता है तो यहाँ पे सी होता। तो कहने का मकसद है कि गिवन के बाद ये वाला जो इवेंट है जो पहले से अक्कर हो चुका होता है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, शेबिशेव्स इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर के इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब जो शेबिशेव्स इनइक्वालिटी है वो के जो है उसके लिए कंडीशन है कि वो 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब इन सिचुएशंस में, इन ऑप्शंस में देखें, डी जो ऑप्शन है आपके पास 0, इसका मतलब है कि ये लेस देन 1 है, और ये इनइक्वालिटी शेबिशेव्स जो है ये के इज़ इक्वल टू 0 के लिए होल्ड नहीं करती। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल अप्रॉक्सीमेटली 68% मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्स बार माइनस एस और एक्स बार माइनस प्लस एस, यानी कि फॉर के इज़ इक्वल टू 1 जो है वो होल्ड करती हैं 68%। इसी तरह बी ऑप्शन तब होती जब यहाँ पे 68 की जगह 95% होता, और इसी तरह ये अगर 100% होता तो ये आपके पास सी ऑप्शन होती, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ स्टेट्स 301 ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसमें अगर कोई क्यूरी एम्बिग्विटी रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।